नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 7 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आपके सामने है, मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी। देखिए यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है, एक व्हील चेयर की फोटो दिख रही है। तो ये व्हील चेयर हो गई, हेयरिंग एड्स होगी, ऐसे बहुत सी चीजें होती है दोस्तों जो डिसेबल्ड पीपल को एक प्रॉपर लाइफ जीने की आजादी देती हैं, जिनको आप मोबिलिटी एड्स भी बोलते हो। कि इन पे एक डिसेबल्ड पर्सन बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एक पर्सन जो सुन नहीं पाता है, तो भाई सुनने के लिए उसकी एक हेयरिंग एड होती है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिसेबल्ड पर्सन की मदद करते हैं। अभी इस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाता है। आवाज ये उठ रही है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी मत लगाइए, क्योंकि जीएसटी से पहले जो वैट का रिजीम था, ज्यादातर स्टेट्स ने इन मोबिलिटी एड्स के ऊपर वैट माफ कर रखा था। लेकिन अभी सरकार जीएसटी लगा रही है इनके ऊपर। पहले तो 18% जीएसटी था, बाद में कम करके 5% कर दिया गया। और ये कोर्ट केस पहुंचा कोर्ट में कि भैया इन मोबिलिटी एड्स के ऊपर आप जीएसटी मत लगाइए। तो कोर्ट क्या बोल रही है और जीएसटी को लगाने के फेवर में सरकार क्या बोल रही है, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स दिए गए। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, बाइडेन इंडिया एंड कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल। देखिए ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन वापस जीत के आ जाएंगे। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में और जो बाइडेन की पॉलिसीज में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, उसको हल्का फुल्का इस आर्टिकल में देखने की कोशिश की गई है। जब बैरक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जोसेफ बाइडेन। तो अफगानिस्तान में बैरक ओबामा ने जिन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया और जोसेफ बाइडेन जिस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बोल रहे थे, तो जो बाइडेन बोल रहे थे वही बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इसके बारे में बताया गया है। फिर कुछ और सेंसिटिव मुद्दे भैया इंटरनेशनल फील्ड्स में, जैसे डब्ल्यूएचओ की बात कर लीजिए, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि ईरान का न्यूक्लियर डील थी, उसकी बात कर लीजिए, जिसको ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब जो बाइडेन का उसके ऊपर क्या स्टैंस होगा, ये देखना भी जरूरी बनता है। तो और कुछ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे कि आगे आने वाले समय में जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंडिया किस तरीके से अपने रिलेशंस को जो बाइडेन के साथ अच्छा रख सकता है और जो बाइडेन अपने रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे रखेंगे, इसके बारे में बात की गई। तो इस आर्टिकल को बताऊंगा। न्यू डॉन, इस आर्टिकल को अलग से डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, मैं यही आपको बता देता हूं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी है आपके डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेट हैं आपके जो बाइडेन। अभी सब कुछ स्विंग स्टेट्स पे डिपेंडेंट था। ये ऐसे बहुत से आर्टिकल्स में पहले डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको बता ही चुका हूं। एक रेड स्टेट्स है जो रिपब्लिकन को फॉलो करते हैं, एक ब्लू स्टेट्स हैं जो डेमोक्रेट्स को फॉलो करते हैं, एक स्विंग स्टेट्स हैं, रेस्ट बेल्ट स्टेट्स हैं। ये किसी भी तरफ घूम सकते हैं। तो जैसे कि आप बात कर लीजिए जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया। अभी जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया पूरे चांसेस थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चले जाएंगे, बट वो जो बाइडेन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया जीत लेते हैं जो बाइडेन, तो उनका राष्ट्रपति बनना तय है। तो जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, नेवाडा और एरिजोना, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत कुछ डिपेंड करता था। और अगर इनमें से 2 स्टेट्स भी जो बाइडेन की तरफ चले आते हैं, तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ओवरऑल ये केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है। तो यहां पे भी डेमोक्रेट के पास एक प्रॉपर फैक्ट है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। डेमोक्रेट ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 73 मिलियन वोट्स बाइडेन के फेवर में, यानी लगभग 7 करोड़ 30 लाख लोग बाइडेन के फेवर में। तो अगर 100% वोट्स में से 50% वोट एक पर्सन को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में उसका जो केस है वो स्ट्रांग होता है कि नहीं भाई ये पर्सन जीता है। उसके बाद मान लीजिए सब कुछ कर करा के बाइडेन जीत भी जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, बाइडेन अभी जीते नहीं है, अभी भी चीजें चालू हैं। डोनाल्ड ट्रंप केस को सुप्रीम कोर्ट में खींचेंगे ही खींचेंगे। बाइडेन अगर ज्यादा लीड ले जाते हैं, हालांकि लैंडस्लाइड विक्ट्री तो देखिए बाइडेन की है नहीं, पहले पता था बाइडेन को भी डोनाल्ड ट्रंप को भी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी की भी होने वाली नहीं है। बट मान लीजिए अगर बाइडेन जीत भी जाते हैं, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूएस में बहुत जल्दी ही 10 मिलियन केसेस हो जाएंगे कोरोना वायरस के, 1 करोड़ केसेस, और 2,30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्मेटिक और बोल्ड फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। ये जोसेफ बाइडेन को करने की जरूरत है, ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह बस इमिग्रेंट को टारगेट करते रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिसी को फेवर करने की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो काम पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ दिया जोसेफ बाइडेन के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला कि मैं अमेरिकन लोगों का साथ देता हूं। और आप ये देखिए कि जो बाइडेन भले ही इस इलेक्शन में जीत जाए, मान लीजिए वो जीत जाते हैं, तो भी वो पॉपुलिस्ट या लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी।
वो बिल्कुल कट टू कट मार्जिन से जीत रहे हैं। और अगर वो कट टू कट मार्जिन से जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी उतनी ही थी जितनी जोसेफ बाइडेन की निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो कुछ भी जोसेफ बाइडेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अमेरिका में लोग उसको पसंद कर रहे थे, तभी डोनाल्ड ट्रंप को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया है अपनी प्रेसिडेंटशिप में, भले उनको सैनिकल बोला गया, पागल बोला गया, सनकी बोला गया, लेकिन तब भी लोग उनको वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ली गई पॉलिसीज अच्छी मान रहे हैं यूएसए में लोग। तो कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज को सीधे सीधे हटा के नहीं, उनके साथ कुछ अमेंडमेंट करके प्रॉपर तरीके से चीजों का सॉल्यूशन सामने लेके आना, ये जोसेफ बाइडेन का काम है। वो कर पाते हैं कि नहीं, कुछ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स तो उस आर्टिकल में दिए नहीं है। यही छोटी सी बात बोली गई है जो मैंने यहाँ पे बता दी। अब बात करते हैं एलिमनी गाइडलाइंस। यहाँ पे अभी कल ही मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर में कवर किया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें जो जज हैं वो थी इंदु मल्होत्रा जी और आर सुभाष रेड्डी। इन्होंने ये बोला है कि देखो, मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं जहां पे हस्बैंड वाइफ डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वहां पे कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करने के लिए। तो एक इस आर्टिकल को देखेंगे। तो ये है आज के आर्टिकल्स दोस्तों इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट डिक्टेट्स एंड अ ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी से। आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की बात है, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो बिल्कुल कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस स्टैटिक का और करंट का यहाँ कवर हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएसटी लेवी ऑन मोबिलिटी एड्स प्लेसेस अ प्रोहिबिटेड बर्डन ऑन एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड सिटीजन टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। देखिए क्या शुरू हुआ है, यहाँ पे हो क्या रही प्रॉब्लम। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट एक केस में कुछ आर्ग्यूमेंट सुन रहा था। मतलब कि डिसेबल्ड सिटीजन्स जिन सामानों को अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको बोला जाता है मोबिलिटी एड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया व्हील चेयर। तो डिसेबल्ड सिटीजन्स जो मोबिलिटी एड खरीदते हैं, उनके ऊपर क्या जीएसटी लगाना सही है। तो सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर में एक केस गया कि भाई मोबिलिटी एड्स जो डिसेबल्ड सिटीजन यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी लगाना सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। और ये केस कौन सा था, पेटिशनर ने क्या बोला इसमें कि निपुण मल्होत्रा versus Union of India argued, the petition in Nipun Malhotra versus Union of India argued that tax imposed on these products, which include wheelchairs, tricycles for the disabled, braille paper and braille watches, braille paper और braille watches blind peoples के लिए होते हैं, was patently discriminatory। तो भैया यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी गई कि ये जितनी भी चीजें हैं जो डिसेबल्ड पर्सन इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर अगर आप जीएसटी लगाते हो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि देखिए, टैक्स लगाना एक पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी बनाना लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। अगर जुडिशरी बनाई हुई पॉलिसी को निगेट करता है, एक लगाए हुए टैक्स के बीच में घुसकर उसको निगेट करता है, तो इसको जुडिशियल इंटरफेरेंस बोला जाएगा। तो अभी के लिए अगर आपको इस चीज से राहत चाहिए तो आप सही बॉडी के पास चाहिए, और वो सही बॉडी कौन सी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी, वो बताइए जीएसटी काउंसिल। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, आप जीएसटी काउंसिल के पास जाइए, जीएसटी कौन सी चीजों पे लगाना है, कौन सी चीजों पे नहीं लगाना है, कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी इज जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल लेजिस्लेटिव मैंडेट द्वारा बनाई गई बॉडी है। अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इंटरफेयर करने लगेगा टैक्स लगाने के डोमेन में, पॉलिसी बनाने के डोमेन में, तो वो सही नहीं होगा। दिस विल बी अ जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो ये यहाँ पे लॉजिक दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉलिसी प्रेरोगेटिव बोल के अभी के लिए इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो अब ऑथर यहां पे ये बोल रहे हैं कि भले ही जुडिशरी यहां पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन में घुसना ना चाहता हो, बट सवाल ये आता है कि क्या टैक्स लॉस को रिव्यू करने की ताकत है जुडिशरी के पास। तो यहां पे बात ये कही जा रही है कि देखिए, ये जो टैक्स है ये सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करने में काम करते हैं। मतलब टैक्स का क्या सीन है कि भाई देखिए, जो भी पैसे की कमाई कुछ लोग कर रहे हैं, वो उस कमाई का पूरा इस्तेमाल अपने ही ग्रोथ के लिए करते रहे और नीचे वालों को कुछ ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। टैक्सेस का मतलब ही यही होता है कि जो टॉप के लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स मारो और उनसे आने वाले पैसों से आप जो नीचे के लेवल के सेक्शन सोसाइटी में उनकी मदद करो। ये बेसिक नेचर है टैक्स का। अब अगर कोई टैक्स किसी पर्सन के फ्रीडम को वायलेट करता है, किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उससे इक्वलिटी छीनता है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। और ये जो मोबिलिटी एड्स हैं वो यही कर रहे हैं, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ऑथर ये बोल रहा है, और ऑथर कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। ऑथर सुहृद पार्थसारथी जी हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तो इन एडवोकेट साहब का ये बोलना है कि भाई देखिए, टैक्सेस तो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो
इक्विटी ला सके सोसाइटी में। और ये जो आपका मोबिलिटी टैक्स है, ये तो भाई डिसेबल्ड से उनके अधिकार को छीन रहा है, इसको तो हटाना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं हुआ नहीं, कोलंबिया और कनाडा ऐसी कंट्रीज में जो टॉप कोर्ट्स हैं उन्होंने इनइक्विटेबल टैक्स लॉस को खारिज भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होगा अगर सुप्रीम कोर्ट करती है, पहले दूसरे देश के कोर्टों में भी ये हो चुका है। जीएसटी रिजीम की अगर बात की जाए तो जीएसटी रिजीम जुलाई 2017 में लाया गया। यूनिफॉर्म मार्केट स्ट्रक्चर है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि जहां पे वो सामान खरीदा जाएगा वहां पे टैक्स भरा जाएगा। हर चीज को एक यूनिफॉर्म तरीके से जीएसटी आगे लेके चलते हैं। हालांकि ब्रैकेट्स हैं, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी। लेकिन अब देखिए बात यह है कि जीएसटी से पहले मोबिलिटी एड्स के साथ क्या होता था। जीएसटी से पहले मोबिलिटी एड्स के ऊपर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते थे। हर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए थे ऑन द पेमेंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन सच गुड्स। हर स्टेट गवर्नमेंट को पता था कि भाई ये गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जब जीएसटी आया उसने ये चीज हटा दी। जीएसटी ने बोला कि नहीं भाई, इनके ऊपर भी टैक्स लगाना जरूरी है। और खास बात तो ये थी कि जब नया जीएसटी रिजीम शुरू किया था तो 18% टैक्स लगता था मोबिलिटी एड्स के ऊपर, बाद में इसको कम करके 5% कर दिया गया। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने बस यही लॉजिक है कि भाई देखिए, वो चीजें जो एक डिसेबल्ड पर्सन को चलने में मदद कर रही हैं, पढ़ने में मदद कर रही हैं, देखने में मदद कर रही हैं, सुनने में मदद कर रही हैं, ऐसी चीजें तो भाई उसको बाकी सोसाइटी के बराबर कर रही हैं। वो तो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में, तो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज से बाकी सोसाइटी में बराबर आने की कोशिश में, हालांकि ये एड्स भी पूरी तरीके से बराबर नहीं कर सकती उसको, बट जो भी थोड़ा बहुत उसको फायदा देंगी उसके ऊपर जीएसटी लगाना सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो है भाई यहाँ पे ऑथर का लॉजिक और बहुत सारे और लोगों का लॉजिक। लेकिन यहाँ सरकार का लॉजिक भी डेंजरस है। सरकार एक बहुत ही अलग प्रकार का लॉजिक दे रही है। सरकार क्या बोल रही है कि देखिए, अगर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे तो इन मोबिलिटी एड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन चीजों को बनाएंगे नहीं और फिर चीजें हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है दोस्तों जीएसटी कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए एक व्हील चेयर को बनाने में आपको बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स की जरूरत है। आपको व्हील्स की जरूरत है, आपको मेटल की जरूरत है, आपको फोम जो गद्दी पे लगती है जिसपे वो पर्सन बैठता है उसकी जरूरत है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। ये अलग अलग चीजें जब आप खरीदोगे तब आप इस पे जीएसटी भरोगे, और फाइनली जब ये व्हील चेयर बन जाती है और व्हील चेयर आप बेचते हो तो आप उस पर जीएसटी भरोगे। और ये जो व्हील चेयर आप भेजते हो उसके पे जो जीएसटी आता है उसकी क्रेडिट के बेसिस पे जो आपने इनपुट प्रोडक्ट्स लगाए थे इस प्रोडक्ट को बनाने में उसका आप जीएसटी रिफंड ले सकते हो। तो मान लीजिए एक व्हील चेयर को बनाने में जितने भी इनपुट प्रोडक्ट्स आपने खरीदे उस पे आपने टोटल 100 रुपए का जीएसटी भरा, और फाइनली जब आपने व्हील चेयर को मार्केट में ले जाके बेचा तो मान लीजिए उस पे आपने 120 रुपए का जीएसटी भरा। तो इस 120 रुपए के जीएसटी भरने की इनवॉइस पे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाके जो 100 रुपए का इनपुट जीएसटी था इसका रिफंड ले सकता है वो मैन्युफैक्चरर। तो ये लॉजिक दिया जा रहा है कि भाई देखिए, अगर फाइनल जो व्हील चेयर बन के आ रही है उसके ऊपर अगर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे तो ये इनवॉइस ही नहीं प्रोड्यूस होगी जीएसटी वाली। जब जीएसटी वाली इनवॉइस प्रोड्यूस ही नहीं होगी और वो इनवॉइस मैंडेटरी है इनपुट के ऊपर जो जीएसटी लगा है उसका रिफंड लेने के लिए, तो ये 120 रुपए जब वो मैन्युफैक्चरर भरेगा सरकार को उसके बेसिस पे ये पुराना 100 रुपए का रिफंड वो ले लेगा। अगर ये 120 नहीं भरेगा तो पुराना 100 का रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट पे जीएसटी माफ कर देते हैं तो ये 120 सरकार के पास नहीं आएंगे, बट उसके साथ साथ ये 100 रुपए का रिफंड भी नहीं मिलेगा। और ऐसे क्या हो रहा है कि 100 रुपए का रिफंड मिल जा रहा है और 100 रुपए जीएसटी भर रहा है, तो केवल 20 रुपए तो देने पड़े सरकार को। तो ये सरकार का लॉजिक है। तो सरकार ने इस बेसिस पे लॉजिक जस्टिफाई किया, लेकिन इस लॉजिक में फैलेसी है, बिल्कुल प्रॉपर फैलेसी है। दो फैलेसीज बताई जा रही हैं इस लॉजिक में। पहली बात तो ऑलरेडी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसके ऊपर जीएसटी को हटा दिया गया है। देखिए, First, a reading of various notifications issued by GST Council shows that many other products that are essential to human needs are exempt from taxation। जैसे कि जुलाई 2018 में पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे टैम्पून्स और सैनिटरी पैड्स के ऊपर जीएसटी हटा दिया गया। तो अगर इनके ऊपर से जीएसटी हटाया जा रहा है तो मोबिलिटी एड्स के ऊपर से भी जीएसटी हटाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्हील चेयर को बनाने में जो आपने इनपुट्स लगाए उसके ऊपर जो आपने जीएसटी दिया आप उस जीएसटी को माफ कर सकते हो बहुत आराम से जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करके। या फिर आप एक काम करो कि जो 100 रुपए का जीएसटी इसने शुरुआत में भरा है वो फाइनल सेल के बाद बिना जीएसटी भरे भी तो रिफंड किया जा सकता है। जरूरी तो है ना है कि 100 रुपए का रिफंड आपको तब मिलेगा जब फाइनल प्रोडक्ट का 120 रुपए आप सरकार के पास जमा करोगे। अरे फाइनल प्रोडक्ट बिका है, उसकी इनवॉइस आप सरकार को जमा कर दो और उसके बेसिस पे 100 रुपए का पुराना क्रेडिट वापस ले लो। ये भी तो सरकार कर सकती है। तो सरकार का ये क्या लॉजिक है कि 100 रुपए तुमको तब वापस करेंगे जब तुम हमको फाइनल प्रोडक्ट के बिकने पे 120 रुपया दोगे, तो गलत है।
तो देखिए क्या बोला जा रहा है, that the grant of an exemption in cases such as these would disentitle manufacturers from claiming input tax credit is a matter of legislative design। मतलब कि फाइनल 120 रुपए अगर वो जीएसटी नहीं जमा कर पा रहा, उसके बावजूद भी 100 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको वापस किया जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है 120 जमा करने की। तो ये तो बस एक लेजिस्लेटिव डिजाइन है जो जबरदस्ती के लिए जीएसटी वसूल करने के लिए लगा रखा है। अगर सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो प्रॉपर टैक्स लॉ में अमेंड करके शुरुआत के इनपुट वापस कर सकती है और फाइनल प्रोडक्ट पे टैक्स ना ले। और जरूरी भी है क्योंकि इस तरीके की जो मोबिलिटी एड्स हैं ये बहुत एसेंशियल आइटम्स है, डिसेबल्ड पर्संस के लिए ये मस्ट यूज आइटम है। इनको तो सरकार को फ्री में बांटना चाहिए और यहां तो टैक्स लगाए जा रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहां पे सीखने को मिल ही गया होगा। एक फाइनल पॉइंट पिछले वाले आर्टिकल में यह भी बोला गया कि देखिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए हैं वहां के कोर्ट ने, और वहां की जीएसटी काउंसिल में इस तरीके के मोबिलिटी एड्स के ऊपर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर बाकी कंट्रीज में ऐसा हो सकता है तो इंडिया में भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का ये जो लॉजिक है कि भैया 120 दोगे तो ही पुराने 100 वापस मिलेंगे, बिल्कुल गलत है, फ्लॉड लॉजिक है। आगे बात करते हैं। बाइडेन इंडिया इन कंफर्ट इन द ओल्ड नॉर्मल, इन जनरल इंडिया कुड स्टिल बी अ स्वीट स्पॉट if there is a political change and a new administration in the US। यहां पे भैया क्या बात की जा रही है, देखिए ऑलमोस्ट जो यूएस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, हो सकता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए, अभी जीते नहीं बट हो सकता है वो जीत जाए। अब देखा जाए तो जो बाइडेन जी पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एज अ वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों में इन्वॉल्व थे उसके बारे में बात करते हैं। सितंबर 2009 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन को एक काम दिया कि देखिए अफगानिस्तान में जो यूएस की फोर्सेस लड़ रही हैं, उस समय पे क्या था कि अफगानिस्तान में एक जंग लड़ रही थी यूएस से, और जो अफगानिस्तान में यूएस के मिलिट्री जनरल्स पोस्टेड थे वो और फोर्सेस को मांग रहे थे, अफगानिस्तान में और फोर्सेस को मांग रहे थे। एक समय पे तो अफगानिस्तान में 4 लाख सोल्जर्स को डिप्लॉय करने की बात की गई थी यूएस के। तो जोसेफ बाइडेन को बैरक ओबामा ने अफगानिस्तान भेजा और जोसेफ बाइडेन से बोला कि भाई आप एक प्रॉपर प्लान मेरे सामने लेके आइए कि कैसे इस अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। जोसेफ बाइडेन बहुत बार अफगानिस्तान गए, उन्होंने ग्राउंड को स्टडी किया और एंड में जोसेफ बाइडेन ने एक रिपोर्ट में बोला कि हमको यूएस सोल्जर्स को ज्यादा डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है अफगानिस्तान में, हमको यूएस सोल्जर्स को सिर्फ इतना डिप्लॉय करना है जिससे हम एक लेवलिंग ग्राउंड ढूंढ सकें जहां पे तालिबान के सामने बैठ के हम लोग बातचीत कर सकें। ज्यादा यूएस सोल्जर्स को वहां भेजना सही नहीं है। ये जो व्यू पॉइंट था ये जो बाइडेन ने 2009-2010 के टाइम पे दे दिया था, लेकिन ओबामा ने इनके व्यू पॉइंट को नहीं माना और ओबामा ने 33,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेज दिए अफगानिस्तान में। तो मतलब बाइडेन से जब इस प्रॉब्लम को डील करने को बोला गया था, बाइडेन ने पहले ही बोल दिया था कि बहुत ज्यादा यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान में डिप्लॉय करना सही नहीं है, लेकिन ओबामा डिप्लॉय करते चले गए और बाद में जब ट्रंप आएंगे पावर में, आप देखिए ट्रंप ने यूएस ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने 2009-2010 में बोल दिया था, ट्रंप वो कर रहे थे अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान। उसके बाद जो बाइडेन के और भी बहुत सारे आप कह सकते हो विक्ट्रीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हिलाल है पाकिस्तान, ये मिस्टर बाइडेन को दिया गया, क्योंकि तालिबान के साथ डील करने में जो कुछ भी मिस्टर जो बाइडेन कर रहे थे उसके लिए पाकिस्तान ने भी इनको फेवर किया और इनको आप कह सकते हो ऑनर किया। तो जो बाइडेन और मिस्टर ट्रंप की पॉलिसीज कुछ हद तक अफगानिस्तान में सेम ही रहने वाली हैं। आगे आने वाले समय में भी जो बाइडेन यही कोशिश करेंगे कि यूएस ट्रूप्स आपके अफगानिस्तान से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाए। अब बात की जाए मिस्टर ट्रंप की इंडो पैसिफिक पॉलिसी की। देखिए जो मिस्टर ट्रंप की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, दिस इज बेसिकली एन इनिशिएटिव ऑफ एशिया पैसिफिक पॉलिसी। आप अगर बात करो एशिया पैसिफिक पॉलिसी की, दूसरी बात करो इंडो पैसिफिक पॉलिसी की। इंडो पैसिफिक पॉलिसी देखने में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में निकली है, बट इसके रूट्स हैं एशिया पैसिफिक में। एशिया पैसिफिक में ऑब्वियसली भाई देखिए वियतनाम, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, साउथ कोरिया। लेकिन चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए इस एशिया पैसिफिक पॉलिसी का एक नया वर्जन लेके आए इंडो पैसिफिक पॉलिसी, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसका ओरिजिन एशिया पैसिफिक में ही है, जो कि डेमोक्रेट मिस्टर ओबामा लेके आए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल की डेट में जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो
तो वो भले ही माइक पॉम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप की तरह सीधे सीधे ना लड़े चाइना से, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स ना इशू करें चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो आगे रखेंगे। तो जितने भी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन हुए हैं उसको वो ऑनर करेंगे। मिलिट्री कॉपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाई जाएगी और यूएस मिलिट्री हार्डवेयर को इंडिया के साथ बेचा जाएगा, क्योंकि इससे अमेरिका की भी कमाई होती है। प्लस कुछ और अच्छी न्यूज हो सकती है इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर चाइना के साथ छोड़ा था, थोड़ा बहुत नुकसान उन्होंने इंडिया को भी पहुंचाया था। आपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में सुना होगा, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। इस सिस्टम के चलते इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़े आसानी से यूएस मार्केट्स का एक्सेस मिल जाता था और यूएस में जब उनका सामान पहुंचता तो इंपोर्ट ड्यूटी कम देनी पड़ती थी। इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। इससे इंडिया को काफी नुकसान हुआ। अभी के लिए जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है रॉबर्ट लाइटजायर एंड कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ये लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को फिर से चालू किया जाए, इंडियन एक्सपोर्ट्स को अमेरिकन मार्केट्स की एक्सेस मिले। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बोला जा रहा है कि जो बाइडेन अगर ताकत में आ जाते हैं तो फिर से इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये जो जीएसपी का फायदा मिलता था वो फिर से मिलने लगेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बाइडेन बिल्कुल ही एंटी इंडिया वोकल है। जो इंडियन अमेरिकन है अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने बार बार इंडियन अमेरिकन को ये बोला है कि हम आपकी इश्यूज पे ध्यान देंगे, जो इंडियन इमिग्रेंट्स यूएस में आते हैं हम उनका ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी की प्रति एक सद्भावना और कंपैशन की फीलिंग लेके आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और जो दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप है जैसे मार्क वार्नर, प्रमीला जयपाल, ये कुछ इश्यूज को लेके बहुत वोकल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फ्रिक्शन तो आने वाला है मोदी गवर्नमेंट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एक है इंडिया पेंडिंग रिव्यू बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को वॉयलेट किया जा रहा है, ऐसा बोल रहा है यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो इससे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर वोकल रहे हैं बहुत सारे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, स्पेशली प्रमीला जयपाल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वोकल रहे हैं। जो भी कम्युनल और कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है इंडिया में उसको लेकर वोकल रहे हैं। फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो एक मुहिम सी छेड़ दी है, उसके लेके मीडिया फ्रीडम को लेके बहुत बार जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरशिप है उन्होंने इंडिया को कुछ ना कुछ बोला है, उल्टी सीधी बातें करी हैं। जब मिस्टर ट्रंप पावर में थे मिस्टर ट्रंप ने इनमें से किसी भी इशू पे ध्यान नहीं दिया, ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, ना जम्मू एंड कश्मीर को। किसी भी इशू में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, कहीं ना कहीं बैक एंड से इंडिया का सपोर्ट ही किया है। लेकिन ऐसा डेमोक्रेट पार्टी की लीडरशिप की तरफ से नहीं आ रहा है। तो आगे आने वाले समय में यह हो सकता है हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन के लिए कि जो कुछ भी इंडियन गवर्नमेंट इन सारे फील्ड्स में कर रही है इसको लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो पार्टी मेंबर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ बोल सकते हैं। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी बोली हैं जो बाइडेन ने। 2013 में जब जो बाइडेन मुंबई आए तो उन्होंने बोला, वी एडमायर यू हैव मेल्टेड एथनिसिटीज, फेथ्स एंड टंग्स इनटू अ सिंगल फाउंडेशन। मतलब हम इस बात से बहुत एडमायर करते हैं आपको कि आपने इतने अलग अलग प्रकार के कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को मिला के एक बड़ी और ताकतवर कंट्री बना दी है, इसके लिए हम आपको एडमायर करते हैं। बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लिख रखा है, वी एडमायर द वे यू हैव मेल्टेड एथनिसिटीज, फेथ्स एंड टंग्स इनटू अ प्राउड नेशन, द वे एंटरप्रेन्योरशिप सीम्स ऑलमोस्ट हार्डवायर्ड इनटू इंडियन सोसाइटी फ्रॉम रिक्शावाला टू वेब प्रोग्रामर्स, एंड मे बी मोस्ट ऑफ ऑल वी एडमायर आवर डेमोक्रेसी इन द मैसेज दैट योर डेमोक्रेसी सेंड्स टू द पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो तारीफें भी आई हैं और कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया है जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। हालांकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे मेंबर्स ने किया है, खासकर प्रमिला जयपाल बड़े न्यूज में थी कुछ दिन पहले। उसके बाद देखिए बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ और चीजों पे बहुत ज्यादा एसेस होने वाली है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ट्रंप ने जो भी डिसीजन लिए, जैसे डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल जाना, यूनेस्को छोड़ देना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ देना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ट्रांस अटलांटिक एंड ट्रांस पैसिफिक अलायंसेज, इन सबको छोड़ देना, इन सब डिसीजंस को किस हद तक मिस्टर बाइडेन रिव्यू कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो भैया बाइडेन को देखा जाएगा, ही विल बी वॉच्ड फॉर व्हाट कंक्रीट मेजर्स ही टेक्स in order to strengthen the rules-based international order and to ensure countries that flouted the most। तो चाइना, रशिया रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मानते नहीं है। ट्रंप के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी मानना बंद कर दिया था। तो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को किस तरीके तक लेके आया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। आगे बात करते हैं एल्यूमिनी गाइडलाइंस ऑन मेंटेनेंस लॉ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, थोड़ा सा हार्श इंट्रोडक्शन है बट वो रियल इंट्रोडक्शन है। इंडिया में देखिए बहुत सारी स्कूल्स, मतलब बहुत सारी जो गर्ल्स हैं आज स्कूल जा रही, पहले
जितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं उससे ज्यादा लड़कियां स्कूल जा रही हैं। बट कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड चीजें बदली नहीं है। जो लड़कियां स्कूल जा भी रही हैं उनके दिमाग में और उनके माँ बाप के दिमाग में एक चीज फिक्स है कि ठीक है भाई, इनको हम स्कूल भेज रहे हैं बट हम जल्दी इनकी शादी कर देंगे। तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, जल्दी शादी हो जाती है तो वो माँ भी जल्दी बन जाती है। तो एक उम्र से कम में अगर एक लड़की प्रेग्नेंट होकर मां बन जाती है, मान लीजिए 19-18 साल से कम एक लड़की प्रेग्नेंट होकर मां बन जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके बच्चे पैदा होंगे स्टंटिंग और वेस्टिंग के चांसेस ज्यादा हैं। एक लड़की जो 22, 23, 24 साल की उम्र की हो गई है, उसकी बॉडी इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो एक बच्चा बियर कर सकती है और हेल्दी तरीके से। अभी ऐसा नहीं है कि 17, 18, 19 वाली लड़कियां नहीं कर सकती, बट कहीं ना कहीं एक 17, 18 साल की लड़की और एक 22, 23 साल की लड़की की बॉडी में फर्क होता है। इसीलिए हमारी सरकार बार बार कहती है कि फैमिली प्लानिंग डिले होनी चाहिए, और इसीलिए अभी हमारी सरकार जो मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स है उसको 18 से बढ़ा के 20-21 करने की बात कर रही है। तो एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी, दूसरे उसकी जल्दी बच्चे हो जाएंगे, तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास खुद कुछ पैसा कमाने का एवेन्यू है नहीं। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो या तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है और या वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे ऐसे नियम कानून लेके आए हैं जो कि वुमेन को अच्छे अधिकार देने की बात करते हैं। और इसके लिए अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखिए तो आता है आर्टिकल 15(3). क्या बोलता है ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, रेड टुगेदर विद आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, जो डायरेक्ट करता है स्टेट पॉलिसी टुवर्ड्स इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 बोलता है कि इक्वल पे और अपॉर्चुनिटी दीजिए आप बोथ मेन एंड वुमेन को, हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का ध्यान रखिए। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल की गार्ड, सेफ गार्ड्स है। एक फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 क्लॉज 3, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39। ठीक है भाई, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स तो आपने लगा दिए। वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दो आर्टिकल्स को पकड़ा, आर्टिकल 15(3) को और आर्टिकल 39 को। ठीक है, और यहां पे मुंबई बेस्ड कपल का एक इशू सुन रहे थे। डाइवोर्स केसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो एक मुंबई कपल ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो हियरिंग को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और इन दो आर्टिकल्स को कोट करते हुए 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39 को कोट करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस लेके आए एलिमनी। एलिमनी मतलब कि जब डिवोर्स होता है तो हस्बैंड कितना पैसा देगा उस वाइफ को उसको मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे कोर्ट ने क्या बोला है, अबेंडेंड वाइफ एंड चिल्ड्रन will be entitled to maintenance from the date she applies for it in a court of law। यानी कि मान लीजिए 15 अप्रैल 2020 को एक कपल ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया और केस जाके 2023 में डिसाइड होता है, तो हस्बैंड को जो एलिमनी देनी है वो 2023 से नहीं देनी है, 15 अप्रैल 2020 से देनी है। पहली बात तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में। इस 67 पेज के जजमेंट में जस्टिस कौन थे, इंदु मल्होत्रा जी थे और आर सुभाष रेड्डी थे। इन्होंने बोला कि देखिए, जब भी जजमेंट दिया जाएगा एलिमनी के केस में बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उस वाइफ की वाजिब जरूरतें क्या है, रीजनेबल नीड्स देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा कि भैया एक आदमी के पास कितना पैसा है। एक आदमी के पास कितना पैसा वो भी देखा जाएगा, उस वाइफ की रीजनेबल नीड्स क्या है ये भी देखा जाएगा, उसके ऊपर कितनी बच्चों की जिम्मेदारी है ये भी देखा जाएगा, उसकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ये भी देखा जाएगा, और उसकी क्या इनकम है खुद की ये भी देखा जाएगा। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने देश में जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, सबको इंस्ट्रक्शन इशू किया है कि आप इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही डिसीजन देंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है, डाइवोर्स के केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इन डाइवोर्स के केसेस को डिसाइड करने में एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो डाइवोर्स के केसेस खिंचते चले जाते हैं, इससे वुमेन की वाइजरी बढ़ती रहती है। कहीं ना कहीं वो जो हस्बैंड है वो पैसे दे दे के केस को डिले कराता रहता है, केस आगे खिंचता जाता है, कई साल ऐसे निकल जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले क्लियर कर दिया कि भाई जिस दिन केस फाइल हुआ है, अगर वो केस लड़की के फेवर में गया तो पैसा उस दिन से देना पड़ेगा जिस दिन से कोर्ट में वो केस पहुंचा है। एक बात तो ये बोली गई है। फिर ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए, जो वुमेन है वो अलग अलग लॉज के अंदर एलिमोनी को क्लेम कर सकती है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर क्लेम कर सकती है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर भी क्लेम कर सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर भी क्लेम कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि कोई भी केस आ जाए, हर केस में हस्बैंड को मैंडेटरी हो मेंटेनेंस पे करना, ये भी जरूरत नहीं है। सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स को देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर केस को कि हाँ भाई इस केस में क्या है, क्या रीजनेबल डिमांड है, और उस रीजनेबल डिमांड के चलते एलिमोनी के लिए बात करनी। तो मतलब एक लड़की ने मुंह उठा के केस फाइल कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट में, और उसके केस में एलिमोनी मिलनी उसको, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये ट्रेंड नहीं चलना चाहिए। साथ साथ
पहले इस ट्रेंड के बेसिस पे जो भी सिविल और फैमिली कोर्ट्स ने डिसीजंस दिए कि पूरी जिंदगी भर के लिए हस्बैंड को बोल दिया कि आप इस लड़की को हर्जाना दीजिए, मेंटेनेंस दीजिए, ये नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं कोर्ट ने बोला है कि भैया आप इंडिया की वास्टनेस, इसकी इनिक्विटीज, उस केस के स्पेसिफिक्स के हिसाब से डिसाइड करोगे कि एक लेडी जो कि एल्यूमिनियम मान रही है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए और किस हद तक मिलना चाहिए। साथ साथ अगर मान लीजिए डिसीजन आता है एक लेडी के फेवर में, तो उस डिसीजन को इन्फोर्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर और डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है कि अलग अलग लॉज के अंदर अगर वुमेन के फेवर के अंदर में डिसीजन दिया जाता है तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। चूंकि अगर इंप्लीमेंट कराने में समय लग गया, केस लंबा खिंच गया, तो जो डिपेंडेंट वाइफ्स और चिल्ड्रन है वो बिल्कुल ही डेस्टिट्यूशन, वैकेंसी और वल्नरेबल लॉट में चले जाएंगे। उनके पास खाने पीने के भी पैसे बहुत सारे केसेस में नहीं बचते हैं। अब ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं, एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है ये, इसके बारे में आगे हो सकता है और भी आर्टिकल्स आए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम में मदद मिलती है। गुड बाय।